मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के अंतर्गत उसके विभिन्न प्रकार पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है अम्ल के प्रकार। तो अम्ल के प्रकार, इसका कुछ विशेष प्रकार होता नहीं है, मतलब इसको कैटेगराइज करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो अलग अलग कंडीशन के आधार पर अलग अलग अम्ल के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अम्ल के प्रकार लिखा है वह अम्ल एक सामान्य विधि से हम लोग इस प्रकार को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अम्ल के शक्ति के अनुसार अम्ल के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हम लोग कुछ सामान्य प्रकार पर डिस्कस करते हैं अम्ल के प्रकार पर, जिसमें से पहला है खनिज अम्ल, मिनरल एसिड। खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, तो खनिजों से प्राप्त होने वाले, नाम से ही पता चलता है खनिज अम्ल। तो खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। ये प्रायः सबल अम्ल होते हैं। तो सबल अम्ल हो गया HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये सारे जो है वह खनिज अम्ल होते हैं, क्योंकि यह खनिज से प्राप्त होता है। दूसरा है कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेन यानी एक तरह से ऑर्गेन मतलब जीव हो गया। तो वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु से प्राप्त अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रा अम्ल। नाम से ही पता चलता है हाइड्रा यानी मतलब हो गया हाइड्रोजन की मात्रा। वैसे जितने भी अम्ल होते हैं उसमें सभी में हाइड्रोजन का उपस्थित होना जरूरी है, लेकिन यह विशेष है क्योंकि इसमें केवल हाइड्रोजन इसमें निश्चित होना चाहिए। ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहते, यानी हाइड्रोजन रहेगा बट ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो उन्हें जो है हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। HF, HCl, HBr यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे जो है ये सारे इसमें जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा अम्ल। नेक्स्ट है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी नाम से ही पता चलता है ऑक्सीजन तो उपस्थित होगा ही, और जब तक उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा तो वह अम्ल होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन तो निश्चित ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। तो ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H3PO4 यानी फॉस्फिक अम्ल। तो ये हो गया यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। तो ये सारे जो है वे हैं ऑक्सी अम्ल, क्योंकि इसमें सब में देखिए आप O यानी ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो अम्ल का प्रकार है ये सब जो है सामान्य प्रकार था। यह प्रकार जो अम्ल का सांद्र और तनु है यह विलयन में जल के मात्रा के अनुसार है। जल के मात्रा के अनुसार, यानी यदि जल का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। और जस्ट उसका उल्टा, पानी का मात्रा ज्यादा हो और अम्ल का मात्रा कम हो। देखो जनरल लैंग्वेज में कम को एक शब्द बोला जाता है तनु, तनी माना बहुत छोटा, बहुत कम, तो उसी से ये शब्द आया है तनु मतलब तनी यानी कम। तो इसमें क्या ध्यान रखिएगा, जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो तो ऐसे अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सांद्रम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है तो उन्हें सांद्र अम्ल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, सांद्र का प्रयोग करते हैं, तो आप पहले से समझ जाइए कि एसिड का मात्रा, अम्ल का मात्रा ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 98% भाग सल्फ्यूरिक अम्ल और मात्र 2% भाग किसका होता है? जल का होता है। नेक्स्ट है तनु अम्ल।
जस्ट मतलब तनी को अम्ल का मात्रा कम होगा। तो जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे तनु अम्ल कहते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल, यदि तनि सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं हम लोग, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें सल्फर अम्ल का मात्रा कम होगा और जल का मात्रा अधिक होगा। इसलिए यहाँ पर तनु शब्द प्रयोग किया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब केवल 10% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 90% जल होता है। ठीक है, तो ये था आपका अम्ल का प्रकार। उसके अलावा भी अम्ल के प्रकार हैं, सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो यह जो है शक्ति के अनुसार, अम्ल के शक्ति के अनुसार सबल और दुर्बल अम्ल होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए तो अब हम लोग अम्ल के हाइड्रोजन आयन के शक्ति के अनुसार पर हम लोग अम्ल के प्रकार पर डिस्कस करते हैं। तो उस आधार पर अम्ल दो तरह के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी इसमें जो है हाइड्रोजन आयन जो है पूरा तरह से घुल जाता है और हाइड्रोजन आयन का जो संख्या होता है इसमें कम होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज है दुर्बल अम्ल या वीक आयन, वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो इसमें जो होता है, ये देख रहे हो H तो सब में है, इसमें हाइड्रोजन आयन का जो संख्या होता है वह ज्यादा होता है। नेक्स्ट, उसी के आधार पर भस्म के शक्ति के अनुसार में भस्म को दो प्रकार बांटा गया है। पहला है प्रबल भस्म, दूसरा है दुर्बल भस्म। तो वे भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहा जाता है। देखो ये शब्द प्रयोग क्यों हुआ प्रबल क्षार, तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि क्षार जो है, क्षार क्या होता है, वह भस्म का ही एक रूप होता है। वह भस्म जो जल में घुल गया वो क्षार कहला गया। तो यहाँ पर जल में घुलने का बात हो रहा है, जल के साथ मैटर हो रहा है, इसीलिए यह क्षार भी कहला सकता है। इसीलिए वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए ये क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर प्रबल अम्ल का चर्चा किए थे हम लोग, तो प्रबल अम्ल में H+ आयन जो है वो कम होता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें प्रबल भस्म में जो H आयन होता है वो ज्यादा होता है। H आयन ज्यादा होने का मतलब हुआ इसका OH मान कम होगा, OH आयन कम होगा। खैर, चूंकि ये भस्म है तो हाइड्रोक्साइड आयन ही प्रदान करेगा। नेक्स्ट है दुर्बल भस्म, वीक बेस। वे भस्म जो जल में घुलकर सिर्फ अंशतः या आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहा जाता है। यानी कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा तो उसको क्या कहेंगे, दुर्बल भस्म या फिर दुर्बल क्षार भी कहेंगे। क्षार क्यों शब्द यूज हुआ, क्योंकि जल में घुलने का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, अम्ल भस्म और अम्ल का पीएच स्केल। तो स्केल तो हम लोग जानते हैं, जनरली तौर पर स्केल कोई दूरी की इकाई नापने के लिए हम लोग जनरली स्केल का प्रयोग करते हैं।
लेकिन ये जो है ये पीएच स्केल है, यह किसी अम्ल या फिर क्षार की भस्म की शक्ति को बताता है या फिर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल का आविष्कार का श्रेय जाता है 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक एच.पी.एल. सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल का परास 0 से लेकर के 14 तक होता है। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर भी आप याद रख सकते हैं कि पीएच का परास 0 से 14 यानी पीएच मान वाला जो स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक अंकित रहता है। तो यहाँ पर हम पीएच स्केल का कुछ सिस्टम लिखे हैं जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंकित किए हैं। तो इसमें पीएच मान 1, 2, 3 0 से लेकर के 3 तक होगा तो वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। फिर 4 से लेकर के 6 तक रहेगा तो वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। और 7 रहने पर वह उदासीन यानी न तो अम्ल और न ही क्षार कहलाएगा, न ही भस्म कहलाएगा। नेक्स्ट है 8 से लेकर के 10 तक रहेगा तो वह दुर्बल क्षार या फिर दुर्बल भस्म कहलाएगा। और 11 से लेकर के 14 तक रहेगा तो वह प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए। ध्यान रखिएगा कि 7 से जो कम होता है, यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्ल जो है वह विलयन अम्लीय कहलाएगा। और यदि 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय कहलाएगा। और यदि 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पीएच मान, पीएच स्केल, एक तो पीएच स्केल हो गया, ये सारा चीज जो है पीएच स्केल हो गया। पीएच मान जो है वह एक मान होता है जिसमें हम लोग अम्ल, भस्म या फिर लवण इसके एक तरह से इसके शक्ति को प्राप्त किया जाता है, इसके सांद्रता को प्राप्त किया जाता है। तो सांद्रता का जो मान होगा वह हो जाएगा पीएच मान। तो इसका जो मान प्राप्त किया जाता है वो लॉग के अनुसार निर्धारित होता है। तो पहले हम इसके डेफिनेशन पर चलते हैं, उसके बाद इसको डील करेंगे। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। आप लोगों के लिए यह शब्द लघु गणक एक नए तरीके से है। तो लघु गणक जो है वह एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच रिलेशन स्थापित होता है। तो उसी संख्या को लिखने का एक तरीका होता है लॉगरिथम। हालांकि हम जो बोल रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा नहीं, तो इसीलिए बस आप इसको डेफिनेशन के तौर पर अभी याद रखिएगा कि किसी विलयन का जो पीएच मान होता है उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। यानी पीएच बराबर क्या कहता है, किसी पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता के लघु गणक। तो देखिए इस माइनस हटाते हैं तो H+ आयन का लॉग किए और उसमें जो है क्या कहता है उसका ऋणात्मक यानी ये माइनस। तो इसी का नाम हो गया पीएच मान। यानी डेफिनेशन कहेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के लिए तो यही लिखेंगे आप। अच्छा, इसी चीज को लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग के बारे में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो माइनस दिया गया है, माइनस जब माइनस हटाने पर जो है यह H जो है H+ वो बटे में हो जाते हैं यानी 1/H+ हो जाता है। ठीक है, तो पीएच मान के लिए आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको
चलिए अब अम्ल और भस्म के बीच क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो अम्ल और दूसरे तरफ भस्म, देखिए इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला नंबर जो डेफिनेशन लिखा चुके हैं उसी के हिसाब से, यह स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि भस्म जो है भस्म का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है या खारा समझ सकते हो। दूसरा, यह जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, और जबकि यह जो है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो मेथिल ऑरेंज आप जानते हैं, मेथिल ऑरेंज हो चाहे लिटमस पत्र हो, फिनोलेफ्थलीन हो, ये सारी चीज एक सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। तो यह जो है अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, जबकि भस्म जो है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। चौथा अंतर, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, और यह जो है भस्म जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? भस्म होगा। चलिए, ये था अम्ल और भस्म के बीच अंतर, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, यह महत्वपूर्ण पदार्थ है और उसके पीएच मान यहाँ दिए गए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब चीज ऑब्जेक्टिव व्यू से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। पहला है अम्ल पित्त 1.0 या 1 भी बोल सकते हैं। अम्ल पित्त यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। दूसरा है नींबू रस, नींबू का रस जो है उसमें 2.5, नींबू में आपको पता है कल डील किए थे, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है सिरका, एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, जिसका पीएच मान 3 होता है। अगला है टमाटर का रस, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है अम्ल, तो इसका मान 4.1 होता है। अम्ल वर्षा 5.6 होता है। जितना भी अम्ल होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और यदि भस्म या क्षार है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो अम्ल वर्षा होता है खास करके औद्योगिक प्रदेश में, औद्योगिक क्षेत्र में, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में जो अलग अलग गैस होते हैं, अम्लीय गैसें होती है, उनसे होकर के जब वर्षा जो है जमीन पर गिरता है तो उस वर्षा को जो है हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। नेक्स्ट है पेशाब या फिर मूत्र, जिसका पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल या अशुद्ध जल एक ही चीज होता है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल, इसका पीएच मान 7 होता है। अगला है खून का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है चूना जल का पीएच मान 11 होता है। ठीक है, चलिए इन सबका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।